सर वन हम्म। पॉइंट 17 का बी वाला जो ऑप्शन है वो वाला थोड़ा बता दीजिए। 1.17 का, एक सेकेंड, 1.17 का बी वाला ऑप्शन। अच्छा, 1.17 का बी वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें देखिए, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमें एल आई चेक करना है। तो ऑलरेडी दिया गया है कि ए वन, ए टू, ए थ्री, ए4 एल आई हैं, तो इसको बताना है कि ए एल आई है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर इसे आप काउंटर एग्जाम्पल से अगर डिस्कार्ड करें तो भी डिस्कार्ड हो जाएगा। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं चार वेक्टर ले रहा हूँ, 1 0 0 0, ठीक है। फिर 0 1 0 0, फिर है 0 0 0 1, और फिर 0 0 0 1, इस टाइप से मान लीजिए कि चार मैंने वेक्टर ले लिया। ये सपोज करिए अल्फ़ा 1 है, ए अल्फ़ा 2 है, ए अल्फ़ा 3, ए अल्फ़ा 4, ठीक। अब हमें अगर यहाँ पर सोचना है कि अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 3 माइनस अल्फ़ा 4, और अल्फ़ा 4 माइनस अल्फ़ा 1 के बारे में। तो ज़रा यहाँ पर कैलकुलेट करके देखिए कि ये क्या हो रहा है। जैसे अल्फ़ा 1 माइनस अगर अल्फ़ा 2 कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या। अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 करेंगे तो 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो ये क्या मिलेगा, जीरो, सॉरी, 1 माइनस 1 0 0, हाँ, चार हो गए, ठीक है। और अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 अगर अल्फ़ा 3 कर रहे हैं, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 1 और 0 और -1। अल्फ़ा 3 माइनस अल्फ़ा 4 अगर कर रहे हैं, तो यहाँ से मिलेगा, 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0। एक सेकंड, मैं यहाँ कुछ गड़बड़ किया हूँ क्या यहाँ पर मुझे। यस सर। एक सेकंड, यहाँ पर मैं थोड़ा गड़बड़ किया हूँ। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो अल्फ़ा 2 में से अल्फ़ा 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो ए बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। कि A1 और अल्फ़ा 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर होगा 1 0, और इस तरीके से। तो देखिए, तो यहाँ पर 1 - 1 हो जाएगा 0, और जब अल्फ़ा 3 माइनस अल्फ़ा 4 करेंगे तो 1 - 1 हो जाएगा, और अल्फ़ा 4 माइनस अल्फ़ा 1 करेंगे तो -1 और 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है। तो देखिए, गिवन है, ये गिवन है कि क्वेश्चन यही है कि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 गिवन एल आई है। तो व्हाट अबाउट, इसके बारे में क्वेश्चन मार्क है कि अल्फ़ा 1 - 2, अल्फ़ा 2 - 3, 3 - 4 और 4 - 1 क्या होगा। तो मैंने एक काउंटर एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है, उसमें ट्रू और फॉल्स ऑप्शन यहाँ पर बताया जा रहा है। क्वेश्चन में अगर यहाँ पर देखेंगे तो 1.17 का बी क्वेश्चन, जिसमें कि पूछा जा रहा है कि 1 - 2, 2 - 3, 3 - 4, 4 - 1 आर एल आई, ठीक है। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पर काउंटर एग्जांपल लिया हुआ है और उससे हम इस क्वेश्चन को जज कर रहे हैं। तो पहले एल आई ले लिए, एल आई लेने के बाद इसका डिफरेंस निकाल लिए। तो एक चीज़ का ज़रा ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि मैं अगर यहाँ पर करूँ क्या कि अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ, जैसे फर्स्ट सेकंड को मैं अगर ऐड कर दूँ, तो क्या ये लास्ट वाला आ जा रहा है। देखिए, ऑब्जर्व करिए, यहाँ आप देखिए, ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर -1 आएगा, -1 इससे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस टाइम ऑफ ए हो जाएगा। मतलब कि मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 1 0 0 -1, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर सोचा जाए तो अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 का 1 टाइम, प्लस अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3 का भी 1 टाइम, और प्लस अल्फ़ा 3 माइनस अल्फ़ा 4 का 1 टाइम लिया जाए, तो ये अल्फ़ा 4 माइनस अल्फ़ा 1 का -1 टाइम आ रहा है। आप यहाँ पर देखिए, टू, यहाँ पे टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ थ्री है,
यहाँ पर 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा 1 माइनस 4 होगा, यहाँ 4 माइनस 1 है, माइनस कर दिए। तो इससे क्लियर हो रहा है कि लास्ट वाला जो वेक्टर है बाकी 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाए जा सकते हैं, इसलिए ये इम्प्लाई करेगा कि ऊपर का ये जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ये एल डी होगा, एल आई नहीं होगा। अभी भी डाउट लग रहा है कुछ या सही है? सर तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है ना, तो वो उसमें तो पहले मतलब माइनस आ जा रहा है। अरे तो यहाँ से फिर आपको एडजस्ट करना होगा ना। देखिए जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फिर से बताता हूँ, जैसे कि ठीक है यहाँ पर माइनस मत करिए, माइनस मत करिए, तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पर माइनस कर देते हैं, यहाँ पर -1 और यहाँ पर भी -1 कर देते हैं। ठीक है, चलिए ऐसा मत करिए, तो सीधे सीधे यहाँ पर ऐसा ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ले लीजिए -1 और इन सब पर भी अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर भी ले लीजिए -1, मतलब माइनस लगा दीजिए, बीच में माइनस, यहाँ भी माइनस, इक्वल। अब देखिए माइनस जब करेंगे तो शुरू में माइनस है, तो ए वाला क्या हो जाएगा, अगर इसको चेंज करेंगे तो यहाँ से क्या दिखेगा, ये दिखेगा। इन तीनों को एक साथ लिखते हैं, -1 और यहाँ से -0 और -0। दूसरे में क्या होगा 1 -1 -0। तीसरे में क्या होगा 0 -1 +1 हो जाएगा और फिर यहाँ पर -1 हो जाएगा। और चौथे में क्या हो जाएगा 0 0 और फिर +1 हो जाएगा। क्या ए इस तरीके से -1 0 0 1 के इक्वल हो रहा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए -1 आ जा रहा है और ये कैंसिल होकर के 0 हो जा रहा है और यहाँ पर ये 0 हो गया और लास्ट में 1 हो गया, तो ये एग्जैक्टली इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि इस पहले का -1 टाइम, दूसरे का -1 टाइम, तीसरे का -1 टाइम ऐड कर दें तो इसके इक्वल हो गया। तो लास्ट वाला वेक्टर इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल है, इसलिए ये जो सेट है ये क्या हो जाएगा, एल डी हो जाएगा। इस तरीके से एक तरीका है, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, ठीक क्लियर। है, तो इस तरीके से भी सोच सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर जब जाइए, जैसे कि मान लीजिए कि अनदर, अगर हम इसको दूसरे तरीके से सोचें तो हमारे पास आइडिया ये है कि गिवन रहेगा कि गिवन है, वही क्वेश्चन में फिर से गिवन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 एल आई। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बन रहा है, व्हाट अबाउट अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 3 माइनस अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 4 माइनस अल्फ़ा 1। ये क्या होगा, कहने का मीन है एल आई होगा या एल डी होगा, ये दो चीज़ आपको बताना है। तो लेट कर लीजिए, यहाँ से लेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर लेट किया जाए तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मान लीजिए कि ए टाइम अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 प्लस बी टाइम अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3 प्लस सी टाइम अल्फ़ा 3 माइनस अल्फ़ा 4 और प्लस डी टाइम अल्फ़ा 4 माइनस अल्फ़ा 1 इक्वल टू 0। ये आपको सपोज करना होगा, लेट कर लीजिए। तो यहाँ से सॉल्व जब करेंगे तो देखिए अल्फ़ा 1 जब कॉमन लेंगे, अल्फ़ा 1 यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ से ए मिला और यहाँ से माइनस, तो माइनस डी हो गया, प्लस इसी टाइप से अल्फ़ा 2 ले लीजिए, इसी टाइप से यहाँ पर अल्फ़ा 3 ले लीजिए, इसी टाइप से यहाँ पर अल्फ़ा 4 ले लीजिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो यहाँ पर सोचेंगे जब अल्फ़ा 2 कॉमन लेंगे तो 2 कहाँ कहाँ है देख लीजिए, तो यहाँ पर b है माइनस, यहाँ पर क्या है अल्फ़ा 2 a है, यहाँ पर 3 में देखेंगे तो 3 में क्या है c है माइनस, यहाँ पर b है, या फिर 4 में देखेंगे तो 4 में d है और माइनस यहाँ पर c है। तो सिंस ईच अल्फ़ा i इक्वल टू 1 to 4 इज एल आई। ठीक, ये जो सेट है एल आई है, तो एल आई है और लेट किया गया है 0, तो पक्का है कि इसके सारे स्केलर 0 होंगे, क्योंकि एल आई का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लेट करके चला जाए तो वो पहले से पता है कि अल्फ़ा आई अगर एल आई है तो ये इम्प्लाई करेगा कि a माइनस डी इक्वल टू 0, फिर b माइनस ए इक्वल टू 0 और फिर c माइनस बी इक्वल टू 0 और फिर d माइनस सी इक्वल टू 0। यहाँ से कंफर्म होगा कि a बराबर d होगा, b बराबर a होगा
और c बराबर यहाँ पर b होगा और d इक्वल टू c होगा। तो आपस में सारे के सारे a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू d होगा, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल विल बी जीरो। यहाँ से ये तो कह सकते हैं कि सभी बराबर होंगे, लेकिन ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि ऑल ऑल ए बी सी डी आर नेसेसरली जीरो। ठीक है, ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। जब तक ये ना निकले तब तक हम नहीं कहेंगे कि ए बी सी डी जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहीं जाकर के मैटर फंस जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब कि जब तक नेसेसरली ट्रू ना हो जाए कि सभी के सभी जीरो हैं, तब तक हम इसे एल आई नहीं कह सकते। तो हम यहाँ से एल डी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और बताइए दूसरा क्वेश्चन, इसमें और भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो पूछने लायक होंगे, इसमें पढ़े होंगे बाकी सारी क्वेश्चन। अब देखिए इसमें और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए आगे यहाँ पर बढ़िए, देखिए ये एक यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट है। एक सेकंड, हाँ इसके देखिए 1.22 के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। तो इसमें देखिए एक कहा जा रहा है कंसीडर पी एन एक्स और है पी एक्स। तो पी एक्स तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल है, ये ऊपर दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए ये है पी एन एक्स और इसी, ठीक है, ये पी एन एक्स है और इसी के नीचे पी एक्स है। ठीक, तो देखिए पी एन एक्स क्या है, शायद पी एक्स ऊपर दिया है क्या? नहीं, पी एक्स ऊपर नहीं दिया, नीचे ही दिया है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए कि पी एन क्या है। पी एन को ये बताया जा रहा है कि पी एन एक्स ओवर ए फील्ड एफ वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड पी एन एक्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन एन। मतलब कि अगर आपको पी थ्री एक्स के बारे में सोचना है, ठीक है, तो पी थ्री एक्स के अंदर सारे के सारे पॉलिनोमियल लेस देन एन मतलब 2 डिग्री के, मतलब कि ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर और ए बी सी जो होंगे फील्ड में से आ रहे होंगे, और यहाँ पर फील्ड कैपिटल एफ लिया है। ठीक है, लेने दीजिए। तो इस टाइप के 2 डिग्री के पॉलिनोमियल, तो 3 रहेंगे 3 से कम और एन रहेंगे तो एन से कम, तो इसलिए पी एन एक्स एन से कम डिग्री के पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो n से कम डिग्री का, मतलब n से जस्ट कम कह रहा है, लेस देन n, तो लेस देन n का मतलब n-1 या उससे कम होंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन n, लेस देन n का मतलब कि कोई भी पॉलिनोमियल n डिग्री का नहीं होगा, उससे छोटे सब होंगे, 1 डिग्री का होगा, 2 डिग्री का होगा, 3 डिग्री का होगा, n-1 डिग्री का होगा, लेकिन n डिग्री का नहीं होगा विथ कोफिशिएंट फ्रॉम f। तो बाकी फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका एडिशन यानी प्लस डिफाइन है, और यहाँ पर ये इसको एक्सप्लेन करके यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई डिफाइन किए हैं। तो पी एक्स ए नाट ए वन एक्स से ए एन माइनस वन एक्स के पावर एन तक, और क्यू में बी नाट बी वन। लेकिन जब दोनों को सम करेंगे तो कंपोनेंट वाइज ऐड हो जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक्स के पावर एन माइनस वन का मल्टीप्लाई जो यहाँ पर एडिशन हो रहा है, तो बाकी इससे अब प्लस और आपका मल्टीप्लाई यहाँ पर क्लियर होगा। तो इसी के नीचे देखिए क्या कहा जा रहा है कि पी एक्स क्या डिनोट करेगा, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ एनी फाइनाइट डिग्री विथ कोफिशिएंट एफ। तो पी एक्स क्या है, पी एक्स में सभी पॉलिनोमियल हैं फाइनाइट डिग्री के, मतलब 3 डिग्री के, 4 डिग्री के, 100 डिग्री के, 1000 डिग्री के, चाहे जितना डिग्री का पॉलिनोमियल खोजना हो सब मिल जाएगा। तो आप ऑब्जर्व करके बताइए कि पी एक्स में जब सारे डिग्री के पॉलिनोमियल हैं कोई भी फाइनाइट डिग्री के, और पी एन एक्स में कितने डिग्री के पॉलिनोमियल हैं, एन डिग्री, एन माइनस मतलब लेस देन एन डिग्री के, तो क्या पी एन एक्स पी एक्स का सबसेट हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? यस सर। ठीक है, यहाँ पर सबसेट हो जाएगा, और सबसेट होने से फिर हमें बाकी फिर आगे इसे सब स्पेस दिखाना रहेगा। तो सब स्पेस दिखाने के लिए आप ए प्लस के रेस्पेक्ट में, और क्योंकि देखिए पी एन में कोई भी पॉलिनोमियल एन से कम डिग्री का है, तो 2 पॉलिनोमियल एन से कम डिग्री का ऐड करेंगे तो
तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो n से कम डिग्री का ही आएगा, ठीक। तो और जीरो पॉलिनोमियल होगा ही, जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री n से कम होता है, 0 डिग्री होता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो भी होगा वो सब स्पेस बना लेगा। तो Pn x सब स्पेस बना लेगा Px का। तो इसके बेस पर यहाँ पर क्वेश्चन है। तो एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि Pn x का जो बेसिस होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो बेसिस के बारे में आपको सोचना है कि Pn x का बेसिस क्या होगा। तो इसको देखिए, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि बेसिस ऑफ Pn x का बेसिस, ठीक। तो एक सेकेंड, ठीक है। तो देखिए Pn x का बेसिस जब काउंट करना होगा तो Pn x में क्या है कि इसके अंदर ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, मतलब ये Pn x है, हम क्वेश्चन मार्क देते हैं कि बेसिस का फाइंड करना है। तो बेसिस यहाँ पर अलग से बता देंगे, ठीक है। ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन n, ऐसा। तो इसमें कोई भी पॉलिनोमियल होगा इस टाइप का होगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन an माइनस 1x के पावर n माइनस 1। तो कोई भी पॉलिनोमियल किससे रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए 1 चाहिए, x चाहिए, x स्क्वायर चाहिए, x क्यूब चाहिए एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते बढ़ते n माइनस 1 चाहिए, ठीक है। तो ये जो दिख रहे हैं ये सारे के सारे इसके बेसिस हैं। तो बेसिस में कुल कितने एलिमेंट हैं, एक से लेके n माइनस 1 तक और एक एक्स्ट्रा, तो कुल n एलिमेंट है, मतलब Pn x में n एलिमेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर Pn x डिफाइन किया है, कहीं कहीं Pn x को ऐसे भी डिफाइन करता है, कहता है कि ऑल पॉलिनोमियल ऑफ n और लेस आर इक्वल टू n डिग्री का। तो उस कंडीशन में हमारा लास्ट होगा an x के पावर n। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि इसका जो डायमेंशन मतलब जो बेसिस होगा 1x स्क्वायर और x पावर n, तो ये n प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर n ही है इसका डायमेंशन। अगर हमें डायमेंशन ऑफ Pn x के बारे में अगर जानना है तो यहाँ पर n है, लेकिन कभी कभी Pn अगर ऐसे डिफाइन कर देगा कि n या n से कम डिग्री का रहेगा तो n प्लस 1 हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें किस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो केयरफुली ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि यहाँ ऐसे पढ़े हैं तो वहाँ भी ऐसे ही लगा दीजिए। किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि उसमें जो Pn x है उसका मीनिंग क्या है, ठीक। तो उसको देख करके सोच समझ करके तब फिर डिसीजन लीजिएगा। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर देखें तो Pn x का डायमेंशन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि n है, ठीक। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इसी टाइप से अगर मैं Px की बात करूँ तो Px में क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल। फाइनाइट डिग्री के पॉलिनोमियल हैं। तो इसकी बेसिस की अगर बात किया जाए, ठीक है, इसकी बेसिस की बात किया तो इसमें 1x स्क्वायर x क्यूब एंड सो ऑन, क्योंकि इसमें लिमिटलेस रहेंगे। लिमिटलेस कहने का मतलब है कि आप 10,000 डिग्री का भी पॉलिनोमियल इसके अंदर होगा, 20,000, 50,000, 1,00,000 डिग्री का भी पॉलिनोमियल होगा। तो इसलिए इस तरीके से पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक। तो इसका डायमेंशन अगर पूछा जाए, डायमेंशन ऑफ Px, तो इसकी संख्या होगी इनफाइनाइट। तो आप इनफाइनाइट डायमेंशन का फर्स्ट वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं और बाकी ऊपर जो सब स्पेस है इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कंसीडर Pn x एंड Px ओवर R। तो Px तो वेक्टर स्पेस है और Pn x भी Px का सब स्पेस है, ये तो आप ऑब्जर्व कर लिए होंगे। आगे सो दैट Pn x इज वेक्टर स्पेस
over R under the ordinary addition and scalar multiplication for polynomial। तो पहला में कह रहा है so that कि ये वेक्टर स्पेस बनाएगा अंडर ऑर्डिनरी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो बनाएगा ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को है प्रॉब्लम तो पूछे। चलिए ठीक है, आगे फिर कहा जा रहा है कि सो दैट 1x एक्स स्क्वायर एक्स फॉर n माइनस वन इज बेसिस फॉर पी एन एक्स एंड सो इज इतना। मतलब कि आपको ये शो करना है कि इतना बड़ा ये जो लिखा है ये बेसिस है पी एन एक्स के लिए, एंड सो इज नीचे वाला भी, और ए बिलोंग टू रियल नंबर। तो नीचे वाले को भी हम शो करेंगे कि ये पी एन एक्स का बेसिस है। तो देखिए पी एन एक्स का बेसिस, किसी भी सेट को बेसिस होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला कि अगर इस सेट को हम एस मान लें, लेट कर लें कि ये एस है, तो इसका लीनियर स्पैन अगर बना दें तो पूरा का पूरा पी एन एक्स के इक्वल हो जाए, पहला। दूसरा कि एस इज एल आई हो जाए। तो ये तो लग रहा होगा कि पी एन एक्स का कोई भी एलिमेंट इतने एलिमेंटों से जनरेट हो जाएगा, कि नहीं लग रहा है? ठीक है, एन डिग्री हो जाएगा। अब इसे एल आई दिखाना है, तो एल आई दिखाने के लिए इसमें दो आइडियाज हैं। मैं एक एक बारी बारी से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप यहाँ पर हमें बताइए। जैसे कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सपोज करिए कि मैं आपसे कहूँ कि कोई पॉलिनोमियल है, लेट करिए कोई पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, अगर ए पॉलिनोमियल है और मैं कहूँ कि तो इसमें कितने ज़ीरोज होंगे, मतलब इसमें x के वे कितने वैल्यू पुट किए जाएं कि इसका वैल्यू 0 हो जाए। तो आप आंसर देंगे कि इसमें 2, ठीक है, 2 वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, एक स्टैंडर्ड देखा जाए तो कम्प्लेक्स में तो मिल ही जाएगा, कम्प्लेक्स में श्योर है कि मिल जाएगा 2 वैल्यू। तो x इक्वल टू सपोज कीजिए अल्फ़ा, x इक्वल टू बीटा, और इसको कहा जाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि क्या ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल के पास ऐसा कुछ है क्या कि ये 3 नंबर को जीरोज कर देगा? मतलब कि 2 डिग्री के पॉलिनोमियल के पास क्या एक ऐसा और देयर एग्जिस्ट अनदर गामा, ठीक है, जो डिफरेंट फ्रॉम अल्फ़ा हो और डिफरेंट फ्रॉम बीटा हो, लेकिन पी गामा पुट करने पर ये 0 दे दे, क्या ऐसा एग्जिस्ट करेगा? मतलब कि इसके पास 3 जीरोज हो जाएं, ऐसा संभव है? ठीक है, ऐसा संभव नहीं है। म्यूट कर लीजिए। ठीक है, इस टाइप का यहाँ पर केस संभव नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं है, मतलब कि आप इसे मानिए या मत मानिए, इसमें 3 डिग्री के मतलब 2 डिग्री के पॉलिनोमियल में हमारे पास 3 ऐसे डिस्टिंक्ट नंबर हैं जो इसमें पुट करने पर 0 हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, दिस केस में बी पॉसिबल। तो इस केस में कैसे पॉसिबल होगा? इस केस में ये पॉलिनोमियल अपने कोफिशिएंट को 0 कर देगा। मतलब कि ये कहेगा कि ये तभी संभव है जब ए का वैल्यू 0 हो जाए, बी का वैल्यू 0 हो जाए और सी का वैल्यू 0 हो जाए। तब पॉलिनोमियल का शेप कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। अब इसमें आप 3 ही नहीं, इनफाइनाइट वैल्यूज को पुट करेंगे तो भी ये सबको सेटिस्फाई करके 0 दे देगा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला यहाँ पर कि एनी पॉलिनोमियल, ठीक, एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n if
इफ सेटिस्फाई, या ऐसे कह सकते हैं कि फॉर एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, इफ इट हैज मोर देन n जीरोज, अगर इसके पास n से ज़्यादा n डिग्री का पॉलिनोमियल हो और n से जीरोज डिग्री रखता है, ठीक है, देन दैट पॉलिनोमियल मस्ट बी आइडेंटिकली जीरो। इसका मतलब है कि अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है और n से ज़्यादा अगर रूट रखे, मोर देन n अगर जीरोज रखने लगे, तुरंत वो पॉलिनोमियल के सारे कोफिशिएंट जीरो हो जाते हैं और वो आइडेंटिकली जीरो हो जाता है। ये लॉजिकली लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। ठीक है, तो इस कंसेप्ट का यूज किया जाता है उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ से ठीक देखते हैं। देखिए, जैसे कि देखिए हमें यहाँ पर शो करना है कि वी हैव टू शो दैट set 1x x square x cube and so on x to the power n minus 1 is li शो करना है, तो हम इसमें लेट कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये जो स्पेस बन रहा है, वेक्टर स्पेस जब भी बनता है तो जो फील्ड लिया जाता है तो फील्ड के सभी मेंबर के लिए बनता है। तो हम यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन लेंगे, तो कॉम्बिनेशन जब लेंगे कि लेट बस ऐसे ही लेट, यहाँ से एलिमेंट ले लीजिए a1 और 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए a0 और a1x a2x स्क्वायर एंड सो एन an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा बताइए, a0 क्या है? ये जो जीरो होता है सिर्फ ऑर्डिनरी जीरो है कि जीरो पॉलिनोमियल है? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, गुड, म्यूट कर लीजिए। ये जीरो पॉलिनोमियल है, तो जीरो पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर आप इसको दो तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जीरो पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर चाहे तो हम इसको ऐसे लिख दें, 0 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो वन 0 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ से कंपेयर कर दें तो सारे ईच a0 का वैल्यू 0, ai का वैल्यू 0, आई का वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक, n माइनस 1 तक। तो लेट करके चला गया और यहाँ से इम्प्लाई कर दिया, तो यहाँ से क्लियर हो गया, ये इम्प्लाई कर देगा कि जो सेट है 1x एंड सो 1 x टू द पावर n माइनस 1 ये li हो जाएगा। एक तो इस तरीके से भी सोच सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि a0 1 प्लस a1x, ठीक है, प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू, ठीक, जो फील्ड है यहाँ पर लिया गया है। तो फील्ड में कितने एलिमेंट हैं? यहाँ पर तो फाइनाइट फील्ड तो है नहीं, और कोई भी पॉलिनोमियल जनरली बनता है तो फील्ड देखिए दो टाइप के फील्ड कंसीडर किए जाते हैं, एक या तो R कंसीडर किया जाएगा या फिर C कंसीडर या फिर Q। तो ये सब के सब इनफाइनाइट फील्ड होते हैं। तो सभी x के लिए अगर हम ऐसा यूज कर रहे हैं तो a पॉलिनोमियल n माइनस 1 डिग्री का है और सभी x के लिए 0 हो रहा है, तो यह पॉलिनोमियल कितने x को सेटिस्फाई कर रहा है? फॉर ऑल x बिलोंग टू फील्ड, और फील्ड या तो रियल होगा या कम्प्लेक्स होगा या रेशनल नंबर होगा, तो इन सब फील्ड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं और सबको सेटिस्फाई करेगा जो बराबर 0 होगा। तो ये डिग्री है इस पॉलिनोमियल का n माइनस 1 और इनफाइनाइट x को इसमें रखने पर 0 हो रहा है, मतलब इसके अंदर इनफाइनाइट x के वैल्यू पुट करने पर ये 0 दे रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? इम्प्लाई करेगा
कि each x belong to f is zeros, ठीक है। since f is not finite, f is infinite, f has infinite number of elements, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये n-1 डिग्री का और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को 0 दे रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ये इम्प्लाई करेगा कि सारे के सारे इसके स्केलर जो a0 होगा, a1 होगा, बाकी an-1 सब के सब 0 हो जाएंगे, और ये इम्प्लाई करेगा li। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। इसे हम लोग दो तरीके से देखें, पहला तरीका भी बता दिया, यहाँ से दूसरा तरीका भी बता दिया, और इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ से एक कंक्लूजन जो यहाँ पर लिखा गया। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो यार मम्मी आप। हेलो, म्यूट कर लीजिए प्लीज़, म्यूट करिए। हाँ, अब देखिए, ठीक है, म्यूट करिए। देखिए, अगर ये फाइनाइट फील्ड हो तब फिर हम लोगों को सोचना अलग से पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनाइट फील्ड में इस टाइप का कंसेप्ट लाने के लिए और दूसरा तरीका तो फिर सोचना पड़ेगा। फाइनाइट फील्ड अगर रहेगा तब फिर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी फाइनाइट होंगे, और भी चीज़ें। अगर फील्ड फाइनाइट हो जाएगा तब वहाँ पर सिचुएशन दूसरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फाइनाइट फील्ड के केस में फिर हम ऐसे तब फिर नहीं सोच पाएंगे, ठीक है। इसलिए नहीं सोच पाएंगे कि फाइनाइट फील्ड रहेगा तो फाइनाइट नंबर को ही सेटिस्फाई करेगा। हाँ, अब डिपेंड करता है कि फाइनाइट फील्ड जो ले रहे हैं उसकी कार्डिनलिटी क्या है। अगर फाइनाइट फील्ड की कार्डिनलिटी n-1 से ज़्यादा है तब तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर इस फील्ड की कार्डिनलिटी n-1 से कम है तब फिर दूसरा टेक्निक लगाना होगा, ठीक है। जैसे कि यहीं पर मान लीजिए कि n-1 है ना, तो n-1 से कोई बड़ा प्राइम दे दीजिए हमें। ऐसा प्राइम दीजिए p जो n-1 से बड़ा हो और ये प्राइम हो, और मैं इस पर बना दूं एक zp, ये प्लस और डॉट के साथ फील्ड बनाता है। तो इस कंडीशन में जब हम फाइनाइट फील्ड ले लेंगे तो इसका जो फील्ड में नंबर ऑफ एलिमेंट है इसके डिग्री से ज़्यादा हैं, सब सेटिस्फाई करेंगे, और सब सेटिस्फाई करेंगे तो फिर से 0 होना पड़ेगा, तो हो जाएगा। लेकिन अगर ये फील्ड इस प्रकार से लिया जाए कि उसका कार्डिनलिटी यानी फील्ड में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर n-1 से कम है तब फिर दूसरा तरीका लगाना होगा। तब वहाँ पर सोचने के लिए अभी तो ऐसा केस नहीं आया है, अब आएगा तो फिर मैं सोचूंगा, फिर बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता देना चाहता हूँ, यहीं पर लगे हाथ बता देते हैं। देखिए वो क्या है, वो है कि अभी जैसे कि फाइनाइट फील्ड का कंसेप्ट आया, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ले रहा हूँ Vn ओवर Zp में ले रहा हूँ। Zp का मतलब कि एक फील्ड है जिसकी कार्डिनलिटी p है और वेक्टर स्पेस जिसका डायमेंशन n है, ठीक है। तो इतने सारे एलिमेंट हैं। तो अब बताइए कि अगर Vn में ले रहा हूँ जिसका डायमेंशन n है, तो इसमें एलिमेंट क्या इस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn टाइप के, और xi जो भी होंगे ये इसी के होंगे, फील्ड के होंगे, Zp के होंगे। इस टाइप का ए Vn Zp बनाया जा सकता है कि नहीं। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपसे जब कहता हूँ कि Rn ओवर R लीजिए, ठीक है, तो Rn ओवर R में आप समझते हैं कि हम इसको ऐसे ले लेते हैं x1, x2 एंड सो ऑन xn, और जो भी xi होगा वो R का मेंबर होगा, ऐसा। तो ये Rn ओवर R तो वेक्टर स्पेस बनाता है, n डायमेंशनल है, क्यों? तो इसी टाइप का एक मैं वेक्टर स्पेस ले रहा हूँ जो n डायमेंशनल है, और फील्ड उसमें मैं ले, यहाँ पर देखिए R इनफाइनाइट फील्ड है, R इनफाइनाइट फील्ड है, ठीक है। और Zp क्या है, Zp फाइनाइट फील्ड है, Zp फाइनाइट फील्ड है।
ठीक है। तो फाइनाइट फील्ड पर जब हम सोचेंगे तब देखिए इसमें बहुत अच्छा सा कंक्लूजन निकलता है। तो अब मैं आपसे यहाँ से पूछूं कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे, हाउ मैनी एलिमेंट, हाउ मैनी एलिमेंट इन Rn ओवर R, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, फाइनाइट या इनफाइनाइट? इसमें इसमें फाइनाइट कहाँ से होंगे, आर्यन इनफाइनाइट होंगे। ठीक है। अगर मैं यहाँ दूसरा वाला बात करूँ कि Vn Zp में इसमें कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है, यानी कि Vn Zp में कितने एलिमेंट होंगे, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, तो इसका क्या होगा बताइए। सर फाइनाइट होगा। हाँ फाइनाइट होगा तो कितना होगा, Zp के पावर n। हाँ p के पावर n होगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि Zp में p एलिमेंट हैं और हमारे पास प्लेस कितने हैं, कुल n प्लेस हैं। तो पहले प्लेस में हम जैसे कि Zp का अगर जैसे कि यहाँ पर देखिए इसके अंदर कोई भी एलिमेंट किस टाइप का होगा, ऐसा होगा x1 x2 एंड सो ऑन x3 कामा xn टाइप का होगा। ठीक है। और जो Zp होता है, Zp में एलिमेंट 0 1 2 से लेके p माइनस 1 तक जाता है। तो Zp की कार्डिनलिटी, कुल कार्डिनलिटी p होती है। तो अब आपको यहाँ पर सोचना है कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे। तो इस पहले प्लेस को हम Zp से पुट करेंगे, भरेंगे। तो Zp से जब हम फिल करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए Rn के पावर r है ना, तो इसमें n टपल के एलिमेंट हैं, n टपल के कोई वेक्टर है और उसके सारे कंपोनेंट r से ही लिए जा रहे हैं। तो ऐसा ही मैं सोच रहा हूँ कि Vn n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड Zp। तो हम इसी फील्ड के एलिमेंट से इस टाइप के एलिमेंट को बना रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। ठीक। तो मान लीजिए कि अगर Vn में n टपल के एलिमेंट हैं और पहले एलिमेंट जो भी एलिमेंट हैं वो सब Zp के एलिमेंट हैं, Zp से मतलब भरे जाएंगे। तो पहले प्लेस को कितने प्रकार से भरा जाएगा, p प्रकार से, दूसरे प्लेस को भी p प्रकार से, इसी प्रकार तीसरे को भी p प्रकार से और लास्ट को भी p प्रकार से। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर हम अलग अलग काम को p q m n तरीके से करें तो एक साथ जब उसको करना होगा तो सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये p p कुल कितने टाइम होगा, n टाइम, तो यहाँ से p के पावर n। तो इसलिए हम कहेंगे कि Vn Zp की जो कार्डिनलिटी है वो p के पावर n हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही सबको कि नहीं आ रही? ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ से अब मैं एक नया चीज़ यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है कि इसमें किसी कुछ पूछना है। हेलो, हाँ संतोष, हाँ संतोष जी म्यूट कर लीजिए। ओके, या पूछना हो तो पूछ सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि Vn Zp में नंबर ऑफ एलिमेंट p टू द पावर n है। तो ये हो गया फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो गया और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट p टू द पावर n है। तो अब ये तो श्योर है ना कि इसकी बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे। इसके बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पूछा जाए तो n होंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं अलग अलग सपोज कीजिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, ठीक है, अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन अल्फ़ा n, क्योंकि n डायमेंशनल एलिमेंट है। तो अब पूछा जाए कि इस क्वेश्चन में कि हाउ मैनी बेसिस बनाए जाएंगे, हाउ मैनी बेसिस, ठीक है, कि कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और फील्ड भी फाइनाइट होने से उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो गए और फाइनाइट होने से अब हमें बेसिस बनानी है। तो इसमें और इस वेक्टर स्पेस में कुल कितने कह सकते हैं कितने एलिमेंट हैं, p के पावर n है। तो कितने बेसिस बनाए जा सकते हैं ये आपको यहाँ पर सोचना है। ठीक। तो इसका देखिए कैलकुलेशन कैसे किया जाता है हाउ मैनी बेसिस का,
इसमें ऐसा सोचा जाता है कि जब कोई भी सेट अगर बेसिस बनना चाहता है तो मतलब बेसिस बनने के लिए हमें n एलिमेंट चाहिए, ये तो कंफर्म है। दूसरा चीज़ सारे के सारे एल हों, ठीक। एल अगर n सेट n एलिमेंट n एलिमेंट अगर आप खोज लेते हैं, ठीक, किसमें से, pn एलिमेंटों में से, तो वही बन जाएगा बेसिस। तो अल्फ़ा वन को किस तरीके से चूज किया जा सकता है, यहाँ पर अल्फ़ा वन को चूज करने के लिए एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैं कह दूं कि जेड पी है, फिर से जेड पी, फिर से जेड पी, ठीक है। इस प्रकार से जेड पी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिलाकर के इसमें कुल कितने एलिमेंट हो जाएंगे, पी टू द पावर n, और यही एलिमेंट बनेंगे ऑर्डर पेयर में, ठीक है। तो इसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा भी होगा जिसमें सारा का सारा कोऑर्डिनेट इसका मतलब सारे के सारे पोजीशन पर जीरो होगा। कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो इस टाइप से होंगे, ठीक है। बाकी ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन मैं जो यहाँ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे एलिमेंट होंगे लेकिन एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका सारा कंपोनेंट जीरो, मतलब जीरो वेक्टर भी इसके अंदर होगा, ठीक है। तो जीरो को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट जो भी होंगे वो नॉन जीरो होंगे। लेकिन हमें बेसिस बनाना है तो बेसिस के अंदर जीरो नहीं होता। जीरो इसलिए नहीं होता कि ऐसा माना जाता है, और आप थियरी में पढ़े हैं कि किसी भी सेट में अगर जीरो आ गया ना तो एलडी हो जाता है, ठीक है, वो सेट एलडी हो जाता है। तो इसमें जीरो नहीं रखना है, और जब जीरो नहीं रखना है तो अल्फ़ा वन की चॉइस कितने प्रकार से की जा सकती है। अल्फ़ा वन की चॉइस की जा सकती है p के पावर n माइनस वन तरीके से। क्यों की जा सकती है, क्योंकि p के पावर n में से केवल जीरो ऐसा वेक्टर है जो सब जीरो है, मतलब पूरा जीरो है। नहीं तो बाकी कोई भी वेक्टर उठाएंगे ना उसमें कम से कम एक कंपोनेंट तो नॉन जीरो रहेगा। इसकी वजह से बाकी सब नॉन जीरो हैं। तो कुल नॉन जीरो वेक्टर कितने हैं, p के पावर n में से एक घटा दीजिए तो वो सारे वेक्टर हो जाएंगे p के पावर n माइनस वन वेक्टर ऐसे होंगे जो नॉन जीरो होंगे। उसमें से हम किसी एक एलिमेंट को उठा के इस अल्फ़ा वन वाले प्लेस पर रख सकते हैं। तो अल्फ़ा वन को भरने के कितने तरीके हो गए, p के पावर n माइनस वन तरीके। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। आप देखिए, इसके बाद अल्फ़ा टू को हमें फिल करना है। तो अल्फ़ा टू को जब फिल करना है तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि अब देखिए, जैसे अल्फ़ा टू में हम करेंगे क्या कि जो भी अल्फ़ा टू होगा, जैसे कि एक चीज़ बताइए, आपको बेसिस बनाना है, सपोज करिए कि बेसिस बनाना है, तो हमने पहले अल्फ़ा वन ले लिया है, हमने पहले अल्फ़ा वन ले लिया। अब जब अल्फ़ा टू हम लेना चाहेंगे तो ये अल्फ़ा टू क्या अल्फ़ा वन का मल्टीपल होगा या मल्टीपल नहीं होगा? मल्टीपल नहीं होगा। मल्टीपल नहीं होगा, मतलब अल्फ़ा टू नॉट इक्वल टू के टाइम अल्फ़ा वन। और के कहाँ से आता है, के आता है फील्ड से। फील्ड में कितने एलिमेंट हैं, जीरो, एक, दो, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते p माइनस वन, इतने p एलिमेंट हैं, ठीक है। फील्ड में कुल कितने एलिमेंट हैं, p एलिमेंट हैं, जीरो, वन, टू, p माइनस वन। तो k की चॉइस p टाइप से ली जा सकती है। तो ऐसा है कि हम अल्फ़ा टू को चूज करते समय ये ध्यान देंगे कि जो अल्फ़ा टू है k का मल्टीपल ना हो। और k कितने प्रकार से चूज किया जा सकता है, p प्रकार से। इसलिए हम अल्फ़ा टू की चॉइस कुल p के पावर n में से ही चूज करेंगे, लेकिन p एलिमेंट छोड़ के करेंगे, इसलिए ये p एलिमेंट घटा दिए, ठीक है। तो इस तरीके से कहेंगे हमारे पास अल्फ़ा टू की चॉइस p के पावर n माइनस पी है। ये बात डाइजेस्ट हो रही है? p के पावर n माइनस टू नहीं हो सकता? अच्छा, टू किस आधार पर होगा? सर अल्फा वन में आप लेट किए हैं कि pn माइनस वन होगा, हाँ हाँ, तो अल्फा वन को भी जब नहीं लेंगे तो pn माइनस टू नहीं कर सकते? देखिए जैसे कि हम टू कर सकते थे लेकिन जब सिर्फ अल्फ़ा ही रहता तब ना। लेकिन जैसे कि मान लीजिए कि कोई सेट में अल्फ़ा वन है, अगर मैं यहाँ पर टू अल्फ़ा, जैसे कि, अच्छा एक चीज़ बताइए,
इस सेट में ध्यान दीजिएगा। मैं अगर यहाँ से इसे ऐसे कहूँ कि अगर मुझे एक LI सेट बनाना है, LI सेट बनाना है, तो यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूँ। अल्फ़ा 1 के साथ मैं क्या नहीं रख सकता, अल्फ़ा 1 मैं नहीं रख सकता, ठीक है। अल्फ़ा 1 के साथ मैं 0 नहीं रख सकता। दूसरा 1 टाइम अल्फ़ा 1 नहीं रख सकता। फिर अल्फ़ा के साथ 2 टाइम अल्फ़ा 1 नहीं रख सकता। ऐसे ही मैं अल्फ़ा के साथ p-1 टाइम अल्फ़ा 1 नहीं रख सकता, क्योंकि जितने भी ये मैं सेट बनाया हूँ सब के सब सेट LD हैं। ये बात समझ में आ रही है? जी ठीक है। तो हमें बेसिस बनाना है तो बेसिस LI होगी, तो बेसिस LI होगा तो अल्फ़ा 1 के साथ जो भी हम यहाँ पर रखेंगे इस दूसरे पोजीशन पर, वो तो फिक्स है कि 0 नहीं होगा, श्योर है कि वो 0 नहीं होगा। 1 टाइम अल्फ़ा नहीं होगा, 2 टाइम अल्फ़ा नहीं होगा, p-1 टाइम अल्फ़ा नहीं होगा, अल्फ़ा 1 नहीं होगा। तो वो होगा क्या, इनके अतिरिक्त होगा। तो इनके अतिरिक्त होने का मतलब है कि कुल कितने एलिमेंट थे, p के पावर n, और यहाँ जो दिख रहे हैं कुल कितने हैं जो नहीं हो सकते, एक 0, बाकी 1 से लेके n-1 तक, और एक 0 जोड़ देंगे तो p-1, और एक 0 जोड़ देंगे तो p एलिमेंट तो नहीं हो सकते। तो कुल एलिमेंट p के पावर n में से p एलिमेंट को हम घटा देंगे, और जब घटा देंगे तो अल्फ़ा 2 की जो चॉइस होगी वो इसी तरीके से निकाली जाएगी, p के पावर n माइनस p प्रकार से, p टाइप। बात समझ में आया कि नहीं आया समझ में? जी सर। ठीक है। तो इसी तरीके से अल्फ़ा 2 की चॉइस बन गई p के पावर n माइनस p तरीके से। अब हमें अल्फ़ा 3 का चॉइस जानना है, तो अल्फ़ा 3 के बारे में सोचने के लिए इसे ऐसे सोचिए कि जब आप इसमें बेसिस बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कि अल्फ़ा 1 लिया गया, अल्फ़ा 2 लिया गया, अब हमें अल्फ़ा 3 लिया जाना है। तो अल्फ़ा 3 तो श्योर है कि ये LI होना चाहिए, क्योंकि बेसिस है तो LI होना चाहिए। तो पक्का है कि अल्फ़ा 3 नॉट इक्वल टू K1 टाइम अल्फ़ा 1 प्लस K2 टाइम अल्फ़ा 2, और K1 और K2 कहाँ से आएंगे, ZP से आएंगे। ये बात समझ में आ रहा है? अगर मैं इसी नॉट इक्वल टू को अगर मैं इक्वल टू में लिख दूं, तो क्या ये सेट जो मैं 3 वेक्टरों का जो बेसिस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी एक्सटेंड करके और बड़ा करूँगा, अगर मैं बराबर कर दूँ तो क्या ये LI रहेगा कि LD रह पाएगा? अगर मैं इक्वल कर दूँ तो LD हो जाएगा। LD हो जाएगा। लेकिन हमें बेसिस बनाना है तो हमें LI रखना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये पेज नंबर 46, विवेक सहाय एंड विकास बिष्ट, नरोसा पब्लिकेशन की जो लीनियर अलजेब्रा है, मैं ग्रुप में भेजा हुआ हूँ, उसमें पेज नंबर 46 पर चौथा एग्जाम्पल है ये। ठीक है, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसी तरीके से वो कोशिश किए हैं एक्सप्लेन करने के लिए, आप लोग अपने से भी देख सकते हैं। ठीक, लीनियर अलजेब्रा विवेक सहाय एंड विकास बिष्ट, पेज नंबर 46 पर चौथा एग्जाम्पल। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तो अल्फ़ा 3 पक्का है कि ये नहीं होगा। नहीं होगा तो अच्छा, अब कितने प्रकार से नहीं होगा? K1 की चॉइस कहाँ से है, ZP में से, तो इसको P प्रकार से चूज कर सकते हैं। K2 भी ZP में से, तो इसको P प्रकार से। दोनों को अलग अलग तरीके से चूज करना होगा तो गुणा कर देंगे, तो P स्क्वायर तरीके से हम अल्फ़ा 3 को नहीं बना सकते। तो अल्फ़ा 3 को बना कितने तरीके से सकते हैं, P के पावर n में से P स्क्वायर घटा देंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो ये बना है P के पावर n माइनस P स्क्वायर, एंड सो ऑन, इसी तरीके से बढ़ते जाएगा। तो अल्फ़ा n को कितने प्रकार से चूज करेंगे? देखिए, 3 है तो 2 प्रकार से, 2 है तो ऊपर P के पावर 1 है, और अल्फ़ा n है तो P के पावर n माइनस P के पावर n माइनस 1 तरीके से। और सबको एक साथ जब हमें चूज करना होगा तब वो पता चलेगा नंबर ऑफ बेसिस। तो इम्प्लाई करेगा यहाँ से कि नंबर ऑफ बेसिस, ठीक है, नंबर ऑफ बेसिस इसमें हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ बेसिस जो बनाए जाएंगे उसकी संख्या हो जाएगी
p के पावर n माइनस वन और p के पावर n माइनस p और p के पावर n माइनस p स्क्वायर एंड सो ऑन p के पावर n माइनस p के पावर n माइनस वन। ये है नंबर ऑफ बेसिस। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इस बेसिस को बनाने के लिए मैं आपको एक बेसिस में ही दो वैरायटी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअली सारी चीज़ें एक क्रम में नहीं आ पाती हैं, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए, बेसिस बताने के लिए मुझे यहाँ पर आपको पहले बेसिस में भी दो वैरायटी है। बेसिस दो तरीके से होता है, एक तो सिंपल बेसिस होता है, लेकिन एक और जो होता है उसे बोलते हैं ऑर्डर्ड बेसिस। ठीक है, ऑर्डर्ड बेसिस। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर मैं R3 को R3 तो सबको पता है कि ए बी सी टाइप से लिया जाता है और इसमें ए बी सी रियल नंबर के होते हैं। ठीक है, और फील्ड यहाँ पर रियल नंबर होता है, वेक्टर स्पेस बनाता है। तो इसकी मैं दो बेसिस की बात कर रहा हूँ, दोनों में देखिए चेंज क्या कर रहा हूँ। जैसे कि इसको मैं ले लिया 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 और फिर 0 0 1। ठीक है, और दूसरा B2 में ले रहा हूँ, जो ऐसे ले रहा हूँ 0 1 0, इसको थोड़ा बाद में कर दिया। ठीक, ऐसे 0 0 1 और दूसरा मैं कर दिया 1 0 0। ठीक है, इस तरीके से B3 भी बना सकता हूँ। ठीक, इस तरीके से बहुत सारे आप वेक्टर स्पेस बना सकते हैं, जैसे कि 0 1 0 कर दीजिए और फिर 0 1 0 1। ठीक है, 1 0 0 और फिर लास्ट में 0 0 1, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से और भी बेसिस बनाई जा सकती है, लेकिन इन सारे बेसिसों में देखेंगे तो एलिमेंट सेम है, लेकिन इनका ऑर्डर अलग अलग है। ठीक, तो ऑर्डर्ड बेसिस के सेंस में देखेंगे तो इसमें कुल 6 प्रकार से बेसिस बनाई जा सकती है। फैक्टोरियल 3, अभी तो मैंने 3 बनाया है, बाकी अभी आप चाहें तो 3 और बना सकते हैं। तो कुल 6 प्रकार से इसको सफल कर सकते हैं। जैसे कि ताश की गड्डी को आप सफल करते हैं ना, फेंटते हैं, उसी प्रकार से इसको फेंटेंगे तो कुल 6 प्रकार से एक ही बेसिस को लिखा जा सकता है। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, तो ऑर्डर्ड बेसिस की बात किया जाए तो इसकी संख्या इसमें 6, एक बेसिस के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर 6 ऑर्डर्ड बेसिस आ रही हैं। ठीक है, जिसमें ऑर्डर का महत्व है। क्यों ऑर्डर का महत्व है? जैसे कि मैं कह दूं कि एक वेक्टर है 1 2 3, 1 2 3 को अगर आप B1 पर एक्सप्रेस करेंगे तो लिखेंगे 1 इंटू, मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ ताकि सीधा मैं खड़ा लिख रहा हूँ 1, जैसे मैं लिख दूँ 1 2 3, तो आप कहेंगे कि अगर ये B1 पर रिप्रेजेंट करना है तो 1 टाइम 1 0 0, फिर 2 टाइम 0 1 0 और फिर 3 टाइम 0 0 1। तो इसकी जो, अगर इसको आप अल्फ़ा नाम देते हैं तो इस अल्फ़ा को B1 पर इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट मतलब कि किसी भी वेक्टर को बेसिस की एलिमेंट से जब रिप्रेजेंट करेंगे तो जो उसके मल्टीप्लायर होते हैं, यहाँ पर जो मल्टीप्लायर यूज हो रहे हैं, इसको एक कॉलम में लिख देंगे तो इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसका होगा 1 2 3 इस प्रकार से। और इसी अल्फ़ा को अगर मान लीजिए हमें रिप्रेजेंट करना है, अल्फ़ा जो इस तरीके से लिखा है 1 2 3, लेकिन हमें लिखना है इसे B2 पर, तो B2 पर जब लिखेंगे तो इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि B2 में, देखिए B2 में पहला जो वेक्टर है वहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 0 1 0 बीच में 2 आ रहा है। दूसरे में 0 0 1 तो इसमें 3 लिखना पड़ेगा, 0 0 1। और तीसरे में यहाँ पर देखिए 1 0 0 है तो 1 0 0 के साथ यहाँ पर 1 लिखना होगा। तो अगर मैं कहूँ कि अल्फ़ा को अगर मैं B2 पर इसका कोऑर्डिनेट निकालूँ तो ये पता चलेगा कि 2 3 1 है। ठीक है, तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस होता है, महत्व होता है बेसिस में अगर ऑर्डर को बदल दिया जाए तो जो यहाँ पर, तो आप इससे ये कह सकते हैं कि ऑर्डर्ड बेसिस जितने डायमेंशन की रहेगी उसका लगभग फैक्टोरियल, लगभग नहीं फैक्टोरियल से, अगर जैसे कि एक चीज़ बताइए, इसमें फैक्टोरियल 3 डायमेंशन का है, तो फैक्टोरियल 3 ऑर्डर्ड बेसिस, फैक्टोरियल 3 ऑर्डर्ड बेसिस, ठीक है,
ऑर्डर्ड बेसिस इज इक्विवेलेंट टू सिंगल बेसिस इन द सेंस ऑफ नंबरिंग, ठीक है, इन द सेंस ऑफ नंबरिंग नंबरिंग के सेंस में देखेंगे तो फैक्टोरियल 3 के इक्विवेलेंट है सिंगल, ठीक है, ऑर्डर्ड बेसिस। तो अगर आपके पास, जैसे कि एक चीज़ का ध्यान दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर जो बेसिस निकाला हूँ, ठीक, यहाँ पर जो ये सब के सब बेसिस आए हैं, तो ये सब बेसिस ऑर्डर पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, सपोज करिए कि यहाँ पर सपोज करिए, मान लीजिए कि मुझे अल्फ़ा 1 चूज करना है, अल्फ़ा 2 चूज करना है, ऐसे करके अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन अल्फ़ा n चूज करना है। तो पहली बार जो हम चूज कर रहे हैं, मैंने क्या बताया कि p के पावर n माइनस एक तरीके से चूज कर सकते हैं। तो कुछ भी आप चूज कर लेंगे p के पावर n माइनस एक तरीके से, दूसरा चूज करेंगे तो वो अलग तरीके से। तो अगर मैं 2 स्टूडेंट को दे दूं बनाने के लिए ना, तो वो अलग अलग तरीके से बनाएगा। मतलब ये जो बन रहा है जाने अनजाने, सिर्फ बेसिस नहीं बन रही है, ये ऑर्डर्ड बेसिस बन रही है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये जो यहाँ पर बना हुआ है ऑर्डर्ड बेसिस बना हुआ है। तो अब हम नंबर ऑफ बेसिस बनाएंगे, तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि ये ऑर्डर्ड बेसिस है। और यहाँ पर अब हम नंबर ऑफ बेसिस, नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड बेसिस अगर हम निकालेंगे, ठीक है, अनऑर्डर्ड बेसिस, तो उसमें क्या होगा कि p के पावर n माइनस वन और p के पावर n माइनस p एंड सो ऑन p के पावर n माइनस वन में फैक्टोरियल n से भाग दे देंगे, तो ये नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड बेसिस निकल जाएगा। तो एक ऑर्डर्ड बेसिस हो गया, एक अनऑर्डर्ड बेसिस हो गया। ये है फाइनाइट डायमेंशन के केस में। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। ठीक है, तो ठीक है, फिर यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर तो ये तो से बता सकते हैं ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड बेसिस को एग्जाम्पल के माध्यम से। जी सर। ठीक है, देखिए, जैसे कि देखिए यहाँ पर, एक सेकेंड, देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर सपोज कीजिए, जैसे कि रियल के ऊपर जब आप 3 लिखते हैं और यहाँ r लिख देते हैं, तो दोनों क्या है, फील्ड है। ध्यान दीजिएगा, ये भी फील्ड है और ये भी फील्ड है, दोनों फील्ड है। तो इसी से मोटिवेट होकर के अब मैं ZP के पावर 3 लिख रहा हूँ और यहाँ पर ZP लिख रहा हूँ। क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा? ठीक है, ये ऑब्वियस है कि बनाएगा। इसका मैं डेफिनेशन इसे ऐसे बता सकता हूँ कि ये ABC टाइप के होंगे और ABC जो भी एलिमेंट होंगे ये ZP से लिए जाएंगे। ठीक है, अब इसका प्लस डिफाइन करना है। तो जैसे मान लीजिए मैंने अल्फ़ा लिया, ठीक है, अल्फ़ा में मैंने कर दिया अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, और एक मैं बीटा लिया, बीटा में बीटा 1, ठीक, बीटा 2 और बीटा 3, ऐसे, ठीक है, बीटा 3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। मतलब कि इसके अंदर इंटरनल कंपोजिशन जो प्लस के रूप में आता है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। दोनों को कंपोनेंट वाइज ऐड कर दीजिए, लेकिन ये एडिशन मॉडुलो p पर होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मॉडुलो p प्लस मॉडुलो p, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p, दोनों चलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 कंपोनेंट वाइज, फिर अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2, फिर अल्फ़ा 3 प्लस बीटा 3। ठीक है, और यहाँ पर जो एडिशन है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों मॉडुलो p पर चलेंगे। इस चीज़ का ध्यान दें। तो ऐसा करते हैं ना, p को भी मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना लेकर के छोटा ले लेता हूँ, जिससे कि आपको समझने में बहुत सहूलियत रहे। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3 प्राइम है, इस पर एक काम कर जाएगा। तो यहाँ पर मैं 3 लूँगा तो मॉडुलो ये 3 बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। मान लीजिए कि मॉडुलो 3 है, यहाँ पर 3 है।
ठीक है। तो ए मॉडुलो 3 पर है, प्लस और डॉट दोनों, तो ए हो गया। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एलिमेंट आपको फील्ड से ए निकालना होगा। ए तो वहाँ पर मैं लिया हूँ पहले से ही, कुछ और ले लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं एक्स ले लिया। ठीक है, मैं एक्चुअली उल्टा ले रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देते हैं ना, यहाँ पर चेंज करेंगे तो ए सही हो जाएगा। देखिए, इसको अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 ऐसा ले लिए, और यहाँ अल्फ़ा 1 कामा अल्फ़ा 2 कामा अल्फ़ा 3 फील्ड से हैं। तो इस तरीके से बना लीजिए। तो यहाँ पर ए ले लीजिए। तो ए को अगर अल्फ़ा में मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपोनेंट के हर कंपोनेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ए अल्फ़ा 1, ए अल्फ़ा 2, ए अल्फ़ा 3, जैसा कि पहले पढ़े हुए हैं। लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 पर है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये आप चेक करिएगा, वेक्टर स्पेस बना लेगा। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर देखिए पी छूटा है, जिसे कि हम हटा करके यहाँ पर हम इसे बनाएंगे 3 बनाएंगे। ठीक, तो चलिए अब इसमें नंबर, चूंकि ये 3 टपल में तो 3 डायमेंशन का है, तो 3 डायमेंशन का है तो इसमें कुल कितने एलिमेंट होंगे, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करिए। तो Z3 के पावर 3 जो दिख रहा है, इसमें नंबर ऑफ, अगर Z3 की बात करेंगे तो इसमें तीन प्लेस होंगे ना। तो 3 प्लेस होगा, जिसमें से कि पहला प्लेस होगा मान लीजिए कि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3। तो इसको कितने तरीके से हम भर सकते हैं, 3 तरीके से, दूसरे को भी 3 तरीके से, तीसरे को भी 3 तरीके से, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अल्फ़ा आई आ रहा है, Z3 से आ रहा है, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल मिला के 27 एलिमेंट होंगे। और उन 27 एलिमेंट को आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए, क्योंकि Z3 का तो वैल्यू कन्फर्म है कि Z3 का वैल्यू होता है 0, 1, 2 ऐसे होता है। तो 0, 1, 2 गुणे, फिर से 0, 1, 2, फिर से गुणे 0, 1, 2 ऐसे करके आप निकाल लीजिए। तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 3 3 जा 9 तो ऐसे बन जाएंगे, फिर 9 का 3 में कर देंगे तो 9 तरीके 27, तो 27 एलिमेंट तो बन ही जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप 27 बनाना रहे तो ऐसे गुणा करिए, 0 0, फिर 0 1, फिर 0 2, फिर 1 0, फिर 1 1, फिर 1 2, फिर 2 0, फिर 2 1 और फिर 2 2, इस तरीके से बना लिए। गुणे फिर से कर दिए 0 1 2। अब इसका फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिलाकर 27 बनेंगे, बनाते हैं। ठीक है, तब क्लियर हो पाएगा। देखिए, जैसे कि 0 0 के साथ एक यहाँ पर 0 है, फिर 0 0 के साथ 1 है, और फिर 0 0 के साथ 2 है, ऐसे हो गया। अब 0 1 के साथ 0 है, और 0 0 के साथ, सॉरी, 0 1 के साथ 1 है, और 0 1 के साथ 2 है। ऐसे करके आप इन सब एलिमेंटों को निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल देते हैं जल्दी से। फिर उसके बाद 0 2 से चालू करते हैं। तो 0 2 0, और फिर 0 2 1, और फिर इसी में 0 2 2। ठीक है, अब यहाँ से फिर से चालू करते हैं। यहाँ तक तो हो गया 0 2 का। अब 1 0 का, 1 0, ऐसे मान लीजिए कि आपने 27 निकाल लिया। इतना तो समझ में आ रहा होगा ना कि 27 निकल जाएंगे, क्यों? अब ठीक है, अब 27 निकल गए तो 27 में जब आपको बेसिस बनाना होगा, ध्यान दीजिएगा, जब बेसिस बनाना होगा तो इस कंडीशन में इसमें कितने एलिमेंट होंगे, चूंकि 3 डायमेंशन है तो 3 ही तो एलिमेंट इसमें भरने पड़ेंगे। तो 3 एलिमेंट में जो पहला प्लेस है, इस 27 एलिमेंट में ध्यान से देखिए 0 0 0 बैठा है। इसके अतिरिक्त किसी में भी 0 नहीं है, मतलब कि कोई ना, मतलब आइडेंटिकली सब 0 नहीं है। तो इस प्लेस पर 3 के पावर 3 माइनस 1, दूसरे शब्दों में 27 में से 1 घटा दीजिए, इस प्लेस को 26 तरीके से भरा जा सकता है। ठीक है, दूसरे प्लेस पर जब जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर अल्फ़ा 1 आ गया। ठीक, अल्फ़ा 1 आ गया तो दूसरे प्लेस को भरने के लिए अल्फ़ा 2, तो कहेंगे अल्फ़ा 2 नॉट इक्वल टू के टाइम अल्फ़ा 1, मतलब अल्फ़ा 1 का मल्टीपल नहीं हो सकता। तो अल्फ़ा 1 को कितने तरीके से, मतलब कि अल्फ़ा
हाँ, अब जरा ध्यान दीजिए कि जब आप अल्फ़ा वन एक बार यहाँ पर भर लेंगे ना, मान लीजिए कोई फिक्स अल्फ़ा वन भर, जैसे मान लीजिए कि आपने भर दिया ये 0 1 0 भर दिया, सपोज कीजिए आपने 0 1 0 भर दिया, तो इसको फिट करने के बाद जब अल्फ़ा टू की बारी आएगी तो आप कहेंगे कि अल्फ़ा टू इसका मल्टीपल नहीं होगा, तो इसका मल्टीपल क्या हो सकता है? चूँकि मल्टीपल जब भी आता है तो फील्ड के एलिमेंट से आता है, और फील्ड में एलिमेंट कितना है, Z3 में 0 1 2 3 ही एलिमेंट है, तो इसमें एक बार 0 का गुणा करेंगे तो अल्फ़ा 0 0 0 के बराबर नहीं होगा, और भी बराबर नहीं होगा, 1 का गुणा करिए तो 0 1 0। ठीक है, हेलो, सबको सुनाई दे रहा है? जी सर। ठीक है, ओके गुड। ठीक है, तो इस तरीके से, और फिर ए भी नॉट इक्वल टू होगा किसके, जब 2 का मल्टीपल कर देंगे 0 2 0, तो ये 3 एलिमेंट तो अल्फ़ा टू नहीं हो सकता, तो अल्फ़ा टू अब होगा क्या, 27 में से 3 निकाल दीजिए तो कितना बचा, 24। 24 तरीके से भरा जा सकता है, और 24 का मतलब क्या हुआ, 3 के पावर 3 माइनस 3, 3 3 9 27 में से 3 घटा दीजिए 24। इसी प्रकार से अब तीसरे एलिमेंट की बारी आएगी तो उसको भी मैनेज करिए। अब बैठ के इन सब चीज़ों को करेंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा कि कितने तरीके से हो सकता है। तो ज़रा देखिए ये कितने तरीके से होगा, 3 के पावर मतलब कि 26 फिर 24 और ये भी आएगा, सबका गुणा कर देंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, उसको अगर बैठ के निकालेंगे तो बेसिस की संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। तो कैलकुलेट कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा जो आप पूछना चाह रहे हैं, या इसमें कुछ और पूछना चाह रहे हैं जो कि मैं नहीं बता पा रहा हूँ, बताइए। सर ये तो नंबर ऑफ बेसिस निकला है। हाँ, ये तो नंबर ऑफ बेसिस बता, तो ये नंबर ऑफ बेसिस कितने हो जा रहे हैं आप ज़रा बताइए। 26 गुणे 24, अभी एक और आएगा, वो क्या होगा, 3 के पावर 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 27 में से 9 घटा तो कितना हुआ, 18। ठीक है, तो 26 24 18 का गुणा कर दीजिए, कितनी बड़ी बेसिस आएगी, बहुत बड़ी बेसिस होगी ना। तो कोई एक बेसिस पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, जैसे कि सिंपल वही ले लीजिए, कोई एक बेसिस जो स्टैंडर्ड बेसिस होती है। ठीक है, 0 1 0 और 0 0 1 ले लीजिए। क्यों, ये बेसिस नहीं है कि है बेसिस? है सर। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे बेसिस आप बना सकते हैं, बनाइए बैठ। हाँ, अब जरा देखिए, एक ए बेसिस है, इसी को घुमा करके लिखेंगे तो कुल कितने तरीके से लिखेंगे, 6 तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको लग रहा होगा कि मतलब कि जो आप पूछना चाह रहे हैं वो कुछ हद तक, या कुछ और पूछे तो फिर बताते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ बेसिस अगर कह देंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, हाँ अब देखिए जो आप कह रहे थे कि एग्जाम्पल से समझाइए, तो एग्जाम्पल से समझाने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए पहले चॉइस पर, सपोज करिए कि पहले चॉइस पर किसी स्टूडेंट ने 1 0 0 पुट कर दिया। ठीक है, ऐसा चूज कर लिया क्योंकि ये नॉन जीरो है। किसी दूसरे स्टूडेंट की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई, उसने कहा कि हम 0 0 2 लेंगे। क्यों, ऐसा भी हो सकता है किसी स्टूडेंट ने कहा कि नहीं हम 0 1 2 लेंगे क्योंकि ये भी तो नॉन जीरो है। तो इस तरीके से बहुत तरीके से बेसिस बनाई जा सकती है, और आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें ऐसे भी टर्म आ जाएंगे जो सिमिलर होंगे, उसको सफल करेंगे तो बहुत सारे टर्म एक ही बेसिस बनाएंगे, मतलब अनऑर्डर्ड बेसिस की बात करेंगे तो। या मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया, थोड़ा सा आप इसको छोटा लीजिए, जैसे कि आप एग्जांपल अगर ट्राई करना होगा ना तो आप इसको चूज करिए, Z2 पर कुल कितने इसमें एलिमेंट बनेंगे, 4 एलिमेंट बनेंगे। इसी को ट्राई कर देते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, Z2 का पावर 2 और फिर यहाँ पर Z2। ये तो पक्का है कि Z2 में जो एलिमेंट होते हैं 0 1 होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुल एलिमेंट होंगे 4। कैसे, एक होगा 0 1 और दूसरा होगा 0 1 होगा, तो इसमें एलिमेंटों की संख्या होगी 0 0 0 1। ठीक है, 1 0 और 1 1, कोई दिक्कत नहीं है, 2 के पावर 2 एलिमेंट हैं।
तो अब बेसिस अगर इसे बनानी है तो बेसिस कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? दो प्रकार से बनाई जा सकती, मतलब कि बेसिस में दो एलिमेंट होंगे क्योंकि टू डायमेंशनल है। तो टू डायमेंशन है तो मान लीजिए एक अल्फ़ा वन एक अल्फ़ा टू। अल्फ़ा वन की चॉइस इन्हीं में से ली जाएगी, जीरो को छोड़ के कोई भी एक ले सकते हैं। तो अल्फ़ा वन में अगर आप 0 1 लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर 0 1 ले लिए, सपोज कीजिए 0 1 ले लिए, तो जब यहाँ पर 0 1 ले लिया गया तो इसका मल्टीपल और कोई है इसमें? बताइए। 0 1 के दो मल्टीपल होंगे, एक बार 0 से गुणा करेंगे, एक बार 0 1 का मल्टीपल 1 से गुणा करेंगे। तो 0 1 का है तो 0 0 हो जाएगा, और 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 होगा। ठीक है, तो दूसरे प्लेस पर तो 0 0 नहीं हो सकता और 0 1 नहीं हो सकता, तो होगा क्या? या तो 1 0 ले लीजिए, या तो फिर दूसरी चॉइस बनाइए। तो 0 1 के साथ हम क्या ले सकते हैं? हम 1 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक मान लीजिए बेसिस बना। सपोज कीजिए किसी का मन है 0 1 लेने, 0 1 तो लिए ही है ना, हाँ, अब 1 0 ले लीजिए। तो 1 0 के साथ फिर हम क्या लेंगे? 1 0 के साथ हम 0 1 ले लेंगे, या फिर 1 0 के साथ हम क्या ले सकते हैं? यहाँ पर 1 1 ले सकते हैं। ठीक है, किसी का मन है 1 1 लेने के लिए, तो एक बार 1 0 ले लेगा, एक बार 1 1 के साथ 0 1 ले लेगा। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, अब इससे तो ज़्यादा कोई नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस फार्मूले के बेस से सोचें तो अल्फ़ा वन को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? 2 के पावर 2 माइनस 1 प्रकार से, और दूसरे को 2 के पावर 2 माइनस 2 प्रकार से। तो 2 के पावर 2 यानी 4 में से 1 घटा 3 गुणे 4 में से 2 घटा 2, 3 दूना 6 प्रकार से। तो कुल 1 2 3 4 5 6, 6 बेसिस बन रहे हैं। ऑर्डर्ड बेसिस। ठीक है, लेकिन इसमें अब ध्यान दीजिए तो आपको ये पता चलेगा, ध्यान दीजिए इधर, कि ये 0 1 1 0 वाली बेसिस और 1 0 और 0 1 वाली बेसिस ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। यहाँ 0 1 1 1 1 और 1 1 0 1 और कहाँ पर है? ए है लास्ट में। ठीक है, इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को सेम में है, और 1 0 1 1 1 0 1 1 और ये दोनों जो है सेम है। तो कुल मिला करके अब हम इस फार्मूले में जो 2 के पावर 2 माइनस 1 और 2 के पावर 2 माइनस 2 था, इसमें फैक्टोरियल 2 से भाग देंगे तो होगा कितना? 2 और यहाँ 3 और 2, 6 बटा 2 यानी 3 अनऑर्डर्ड बेसिस मिलेगा। तो आपको 3 अनऑर्डर्ड बेसिस दिख रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर। ठीक है, यस सर। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं और सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर, मतलब ज़्यादातर आप फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ही पढ़ते हैं, लेकिन फील्ड फाइनाइट बहुत रेयर केस में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने पढ़ लिया कि जब फील्ड फाइनाइट हो तब कैसा सिचुएशन बनेगा। ठीक है, और फाइनाइट फील्ड पर जो पॉलिनोमियल होता है ना, उसके बहुत अजीब सलूशन आते हैं। जैसे कि मैं अगर यहीं पर एक क्वेश्चन यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि देखिए, 2 डिग्री के पॉलिनोमियल ज़रूरी नहीं है कि 2 ही इक्वेशन, मतलब 2 रूट रखे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जैसे कि मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल आपको बनाना है। ठीक है, पॉलिनोमियल ध्यान दीजिएगा, ये पॉलिनोमियल मैं बना रहा हूँ इस प्रकार से कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इस यक्स को मैं बिलोंग करा दूँ, मान लीजिए कि Z3 पर। ठीक है, Z3 पर यहाँ पर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। ठीक, अच्छा एक चीज़ बताइए, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और अगर मैं फील्ड ले रहा हूँ, वो फील्ड में ले रहा हूँ Z3, मतलब फाइनाइट फील्ड ले रहा हूँ। तो अब बताइए कि यहाँ से जो इसको सेटिस्फाई करेगा, कितने वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे? इसको 1 रखने पर तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका जीरोज देखिए क्या आ रहा है, 1 पुट करने पर 0 हो जा रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? P2 पुट करने पर 2 पुट करेंगे तो 2 दूना 4, 3 पर 1 हो जाएगा, और प्लस 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 1 2 2 4 1। सॉरी, ये 0 नहीं हो रहा है। P1 पे 0 कैसे हो गया? P1 पर -2। नहीं, P1 पर 0 इसलिए हो रहा है
कि ये Z3 है, Z3 में 3 का मतलब 0 होता है। ठीक है, तो देखिए पॉलिनोमियल बनाए हुए हैं फाइनाइट। हाँ बोलिए नंदिनी, कुछ कुछ बोल रही हैं। नहीं सर, वो क्लियर हो गया, वो सेट भी था। क्लियर हो गया ना। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आपके पास इस फाइनाइट फील्ड में 3 नंबर हैं, एक 0, एक 1 और 2। जब हम P में 0 पुट कर रहे हैं तो 0 नहीं दे रहा है, 1 पुट किए तो 0 दिया, 2 पुट करने पर भी 0 नहीं दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 पुट करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, यहाँ 2 4 2 6 और एक 7, 7 होगा, 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो जैसे कि जब आप कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल 2 डिग्री का है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो जिस फील्ड पर डिफाइन होता है उस फील्ड पर, इसको अगर मैं कह दूं कि x बिलोंग करेगा कम्प्लेक्स में, तो पक्का है कि कम्प्लेक्स में इसके पास 2 रूट हो जाएंगे। लेकिन अगर रियल में कह दिया जाए, फील्ड अगर रियल है तो रियल में एक भी रूट नहीं हो पाएंगे। या यहाँ से अगर हम डिफाइन करें तो x बराबर -1 प्लस माइनस 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4, ऐसे तो नेगेटिव आएगा। रियल में तो एक भी रूट नहीं होंगे। लेकिन ये जो फाइनाइट फील्ड देख रहे हैं ना, इस फाइनाइट फील्ड में 2 डिग्री का है लेकिन केवल एक ही रूट है, तो इनके बिहेवियर अलग अलग आते हैं। फील्ड बदलने से जो जीरोज की संख्या है वो घटती बढ़ती है। तो फाइनाइट फील्ड में जब स्टडी होती है तो वहाँ पर फिर पीआईडी का कंसेप्ट और यूडी यूएफडी, ठीक है, ये सब चीज़ें डेवलप होने लगती हैं। मतलब रिंग थियरी का जो एक्सटेंडेड वर्जन आप लोग पढ़ते हैं, एमएससी वाले पढ़ते हैं, तो वहाँ पर फिर फैक्टराइजेशन वगैरह यूज किया जाता है, तो वहाँ कुछ कंसेप्ट ला सकते हैं एल आई एल डी का। लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा इस समय के लिए मुश्किल है, या मुझे नहीं आ रहा है, मैं अभी पढ़ूंगा तो फिर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बेसिक चीज़ें लगभग आप लोगों को बता दी है। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर है कि जैसे कि इसी में कहा जा रहा है कि सो दैट 1x एक्स स्क्वायर एक्स के पावर n माइनस 1 इज बेसिस। तो ये तो बेसिस हो गया, लेकिन इसमें दूसरा जो कहा जा रहा है कि 1x माइनस 1 एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस ए के पावर n माइनस 1 और ए बिलोंग टू रियल, ए भी सो एंड सो इज का मतलब है कि जैसे ये बेसिस है वैसे ये भी बेसिस है। ठीक है, इसको भी शो करना है कि ये बेसिस बनेगा। ठीक, अच्छा बेसिस बनेगा तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फिर कह रहे हैं कि जब ये बेसिस, तो अब देखिए इसको शो करना है कि बेसिस, और दूसरा और शो करना है कि बेसिस बनने के साथ साथ बेसिस में 2 केस होगा ना, कि एल आई और एल एस। तो देखिए मैं इसको शो कर रहा हूँ, मैं जनरल बहुत बड़ा टर्म नहीं ले रहा हूँ, मैं छोटा टर्म लेकर के आपको एक्सप्लेन करूँगा और इसी से आप इसको एक्सटेंड करके समझ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम ऐसा चीज़ें सोच सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए मैं ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 तक ले रहा हूँ। मतलब एक मैं बेसिस ले रहा हूँ जो 1 है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, तो एक कन्फर्म है कि ये P3x होगा। ठीक है, P3x का ये बेसिस है। तो इसके हिसाब से एक दूसरी ये B1 बेसिस से B2 जो बेसिस बनेगी उसमें कितने एलिमेंट होंगे, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो देखिए इसके हिसाब से 1 एक्स स्क्वायर एक्स के पावर n माइनस 1 तक है। ठीक है, सिमिलरली इसमें कितने हैं, एक्स का सिंगल पावर है, एक्स का फिर यहाँ होल स्क्वायर है, एक्स का n माइनस 1 है। मतलब जितना संख्या ऊपर वाले में है उतनी ही संख्या नीचे वाले में है। बस इसमें ये फ़र्क है कि इसमें एक रियल नंबर सब में से घटा दिया है और घटा करके फिर पावर उसी प्लेस पर रखा हुआ है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी करने जा रहे हैं। आप कोई एक नंबर दे दीजिए, रियल नंबर में से कोई भी एक नंबर दे दीजिए। जैसे मैं उदाहरण के रूप में 1 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं बनाऊँगा 1 एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाला तो कन्फर्म है कि P3 में क्या है कि सेट ऑफ ऑल लेस देन 3 डिग्री पॉलिनोमियल, ऐसा है पॉलिनोमियल।
ठीक, तो 3 डिग्री से लेस होगा तो 2 तक जाएगा, तो B1 पहला बेसिस हो गया। अब दूसरे को प्रूव करना है कि ये बेसिस है, तो बेसिस में आपको दो चीज़ प्रूव करना होगा, एक Li और LB2 किया जाए, माने कि B2 का स्पान किया जाए तो P3x ऐसा मिल जाए। तो पहले इसको Li दिखाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इसको Li दिखाते हैं, उसके बाद में चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो अच्छा हाँ, Li फिर दिखाने के लिए चलिए ठीक है, तो करेंगे क्या कि लेट करेंगे यहाँ से कि a के साथ 1 प्लस b के साथ x माइनस 1 प्लस c के साथ x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ए लेट कर लिए, इसको थोड़ा सॉल्व करिए। a प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर और माइनस 2x होगा तो हो जाएगा माइनस 2cx और फिर प्लस 1 हो जाएगा तो c इक्वल टू 0। ठीक, तो मैं इसको अगर सॉल्व करूँगा तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस बी प्लस सी प्लस इंटू 1 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में x वाला कॉमन ले लीजिए, तो x वाले में कॉमन कौन कौन आएगा, b आएगा माइनस 2c आएगा, ठीक है, और प्लस फिर c इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। अब आपको पता है, यहाँ से पहले से ही पता है कि 1 और x स्क्वायर Li हैं, तो इसके जो कोफिशिएंट हैं वो सारे के सारे कोफिशिएंट 0 होंगे। तो a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और यहाँ से b माइनस 2c इक्वल टू 0 और यहाँ से c इक्वल टू 0। जब ये c इक्वल टू 0 हो रहा है तो इसको इस दूसरे में पुट करेंगे तो यहाँ से b इक्वल टू 0, bc इक्वल टू 0 इस तीसरे में पुट करेंगे तो a बराबर 0। फाइनली आपने लेट करके चला a b c मल्टीप्लाई करके 0 और लास्ट में दिखा दिया कि सारे जो मल्टीप्लायर थे स्केलर थे वो 0 हो गए, तो ये इम्प्लाई करेगा Li ट्रू है। बात समझ में आ रही है? यस यस सर। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि हम कोई भी एलिमेंट P3 का इन तीनों से जनरेट कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि कोई को जनरेट करने से, अभी मैं Li का और भी कंसेप्ट आपको दूसरे दिन बताऊंगा, रॉन्स्कियन, जिस पर कि राहुल सर बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं, आप लोग रॉन्स्कियन देख सकते हैं। ठीक, रॉन्स्कियन बहुत अच्छा कंसेप्ट है, उसको हम कल एक्सप्लेन करेंगे। कल नहीं, कल परसों छुट्टी रहेगी क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम है, ठीक, नेट का, तो कल परसों छुट्टी रहेगी, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे फिर से। तो रॉन्स्कियन में राहुल सर का आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पर आगे बता रहा हूँ कि यहाँ ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि B2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं P3 का सभी एलिमेंट जनरेट कर सकता हूँ। तो उससे अच्छा है कि सभी को जनरेट करने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर अगर ऐसा दिखा दूँ कि जो B1 में जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे एलिमेंट इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से बन जाए तो काम हो जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर 1 को रिप्रेजेंट करना है दूसरे वाले, मतलब ये क्या है कि ये B1 है और यहाँ B2 का हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे। तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। 1 को तो रिप्रेजेंट कर दिए, x को रिप्रेजेंट करना है तो देखिए पहले 1 लिखे हैं x माइनस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए x को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं मल्टीप्लायर यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं यूज करूँगा 1, दूसरे में भी 1 यूज करूँगा और तीसरे में 0 में यूज कर दूँगा, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा टर्म बन जाएगा। देखिए x आ गया। इसी प्रकार से तीसरा जब x स्क्वायर हमें चूज करना होगा, x स्क्वायर, तो भी मैं 1 लिखूँगा x माइनस 1 और यहाँ x स्क्वायर माइनस 1, सॉरी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे, इसको खोल लेते हैं, बाद में मैं एडजस्ट करता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और यहाँ पर है x माइनस 1, तो हमें x स्क्वायर चाहिए, माइनस 2x नहीं चाहिए, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें प्लस 2 से, ठीक है, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो प्लस 2 से करेंगे 2x इससे जाके कट जाएगा और माइनस 2 बनेगा और यहाँ पर प्लस 1 है,
तो +1 -2 यानी -1, तो यहाँ पर 1 × 1 कर दिए। अब आप देखेंगे तो एक कट करके x² आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो x² है 1 के और x-1 के और यहाँ x-1 के होल स्क्वायर के कम्बिनेशन से बन जा रहा है। कैसे? यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर +2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ +1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2x यहाँ पर कट जाएगा, 2 × 1 = -2 होगा, -2 होने से यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 0 हो जाएगा और 1 आ जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर देखिए 1 भी दूसरे बेसिस से जनरेट हो जा रहा है, x भी दूसरे बेसिस से जनरेट हो जा रहा है, x² भी दूसरे बेसिस से जनरेट हो जा रहा है। इसका मतलब है कि P3 का कोई भी एलिमेंट 1x और x² से जनरेट हो पाएगा और ये 1x और x² इन तीनों से जनरेट हो जा रहा है। तो फाइनली P3 का कोई भी एलिमेंट इन तीनों से जनरेट हो जाएगा। इसलिए स्पान वाला कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया, Li में बता ही दिया। तो इस तरीके से ये जो बन रही है ये भी बेसिस बन गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं। बाकी फिर हम लोग दूसरे दिन बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से।